हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में बच्चों चैप्टर सेकंड चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेल, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों आप किसी भी बोर्ड से हैं, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार जरूर कर लेना। कोशिश यही रहेगा कि बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाऊं, एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से कार्य करता है और बच्चों इसमें किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जिनको भी नोट्स लेना है बच्चों, तो मैं अपना पर्सनल नंबर आपको शेयर कर देता हूं 9685299149 9685299149 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर। चलिए शुरू करें। विद्युत रासायनिक सेल, देखिए पहले यहाँ पे शब्द से अर्थ निकालो। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत मान लीजिए उत्पन्न होता है और रासायनिक पदार्थों से, रासायनिक अभिक्रिया से, मतलब एक ऐसी युक्त जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो रासायनिक एक ऊर्जा के रूप में होते हैं और उसको हम यदि विद्युत ऊर्जा में बदल दें तो वो आपका युक्ति जो होगा एक रासायनिक सेल, जिसे हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल के नाम से भी जानते हैं। यानी एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल दे, एक ऐसी युक्ति, ये रासायनिक है, विद्युत रासायनिक मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, वो आपका विद्युत रासायनिक सेल कहला जाता है। तो परिभाषा तो आपसे कभी नहीं भूलेगा, उम्मीद करता हूं। विद्युत रासायनिक मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले, देखिए ना, विद्युत रासायनिक मतलब रासायनिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में बदल दे, वो युक्ति आपका विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। अच्छा, इसको हम वोल्टी सेल या गैल्वेनिक सेल भी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में जानकारी जैसे 1780 में गैल्वेनी ने और 1800 में वोल्टा ने भी इसके बारे में बताया था, यानी रासायनिक ऊर्जा को किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो उन्होंने ये चीज बताया था, इसलिए इसे हम वोल्टी सेल या गैल्वेनी सेल के नाम से जानते हैं। जैसे विद्युत रासायनिक सेल का कभी कभी आ जाता है डेनियल सेल, तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि गैल्वेनिक सेल अलग है, वोल्टी सेल अलग है ना, या कि आपका डेनियल सेल अलग है। तो चाहे क्वेश्चन में पूछा जाए विद्युत रासायनिक सेल, क्वेश्चन में पूछा जाए गैल्वेनिक सेल, क्वेश्चन में पूछा जाए वोल्टी सेल या क्वेश्चन में पूछा जाए डेनियल सेल, बच्चों आप लोगों को परेशान नहीं होना है, सब कुछ वही है। यदि एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल दें, वो आपका युक्ति एक विद्युत रासायनिक सेल कहला जाता है। ठीक है बच्चों, तो सर्वप्रथम एल गैल्वेनिक 1780 में, वोल्टा ने भी 1800 में बताया था, इसलिए गैल्वेनिक या वोल्टा सेल इसे हम कहते हैं या जानते हैं। चलिए मुद्दे की बात, तो बच्चों इसे कैसे बनाया जाता है, किस प्रकार से कार्य करता है, यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। और एग्जाम में आपको जैसा मैं बताऊंगा उतना ही लिखना है, यदि इतना लिख देंगे तो बराबर नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो बात आ जाती है बच्चों की डायग्राम की, डायग्राम कैसे बनाए। देखिए इसमें सर्वप्रथम आपको दो पात्र लेना है, जैसा दिख रहा है आपका एक ग्लास बोल मतलब पात्र, एक पात्र ये दिख रहा है, एक पात्र ये, दोनों के दोनों पात्र हैं, ये भी और ये भी, दोनों के दोनों ग्लास बोल है, मतलब दो पात्र हैं, कांच के पात्र ले लो। अब अपन क्या करेंगे कि जैसे हमारा ये एक पात्र है, इसमें हम जिंक सल्फेट का विलयन रखते हैं। विलयन का मतलब ये होता है जिंक सल्फेट को पानी में मिला करके यहां पे डाला जाता है, और जैसे ये जिंक सल्फेट होता है ये टूट करके आयन में परिवर्तित होता है बच्चों। तो यहां पे मैं बताते चलूं, जो जिंक सल्फेट है इस विलयन में किस रूप में होगा, Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव के रूप में रहेगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहां पे जिंक सल्फेट का विलयन भरा हुआ है। एक पात्र है जिसमें हम जिंक सल्फेट का विलयन भर के रखे हैं, और दूसरा जो पात्र है बच्चों इसमें हम कॉपर सल्फेट का विलयन रखे हैं। कॉपर सल्फेट का मतलब इसमें हम पानी मिले, 1 मोलर सांद्रण का मतलब होता है बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि यदि एक निश्चित मान लीजिए विलायक का मात्रा है और यदि उसमें 1 मोल विद्युत अपघट्ट है तो आपका 1 मोलर सांद्रण कहला जाता है। यानी एक निश्चित आयतन में, इकाई आयतन में, या मान लीजिए 1 लीटर आयतन में यदि 1 मोल कॉपर सल्फेट है तो 1 मोलर सांद्रण कहला जाएगा। अब जैसे कॉपर सल्फेट है,
कॉपर सल्फेट को हमने पानी के साथ मिलाया है तो ये कॉपर सल्फेट आयन के रूप में रहता है, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव। ठीक है, तो एक पात्र है बच्चों जिसमें जिंक सल्फेट का विलयन है, जिसमें हमने एक जिंक का ही रॉड डाल रखा है या इलेक्ट्रोड डाल रखा है, और दूसरा पात्र है जिसमें कॉपर सल्फेट का विलयन डालते हैं और उसमें हम कॉपर का ही क्या लगाते हैं, एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं। तो जब मान लीजिए एक पात्र ले लें, देखिएगा जब एक पात्र ले लें और उसमें विद्युत अपघट्ट डाल करके एक इलेक्ट्रोड लगा दे तो वो अर्धसेल हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्धसेल। अर्धसेल का मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रोड है जिसमें, वो आपका अर्धसेल कहला जाता है। लेकिन जिसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, यानी कैथोड भी और एनोड भी है, तो वहां पर वो पूरा का पूरा सेल कहला जाता है। तो यहां पे दो पात्र हैं, दोनों पात्रों में अलग अलग विलयन जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का विलयन भरा है। जिंक सल्फेट में जिंक का हम यहां पर एक रॉड डालते हैं या प्लेट डुबाते हैं, और कॉपर सल्फेट में कॉपर का एक प्लेट डुबाते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं। और बच्चों क्या करते हैं कि इन इलेक्ट्रोडों को बाह्य परिपथ में हम जोड़ देते हैं, साथ में इन दोनों विलयनों को लवण सेतु के माध्यम से जोड़ देते हैं। ये आपका थोड़ा सा प्रोसेस है, अभी समय लगेगा बच्चों। विद्युत रासायनिक सेल को यूं 5 मिनट में खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि हम कोशिश यही करेंगे कि आपका जो डाउट है वो एक भी पॉइंट ना रह जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके भी बनावट के बारे में बात करें कि किस प्रकार से इसको बनाते हैं। तो इस सेल में अपन क्या करते हैं बच्चों, अलग अलग पात्रों में जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। जिंक सल्फेट का विलयन जिस पात्र में रहता है उसमें हम जिंक का एक प्लेट लगाते हैं, और कॉपर सल्फेट का विलयन जहां रहता है उसमें अपन कॉपर का एक क्या लगा देते हैं बच्चों, एक हम प्लेट लगा देते हैं। और दोनों विलयन जो हमारा जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट को एक लवण सेतु के माध्यम से जोड़ते हैं। अच्छा, ये लवण सेतु होता क्या बच्चों कि लवण सेतु यू आकार की कांच की नली है, यू आकार की कांच की नली, इसको उल्टा करके रखते हैं, जिसके अंदर हम अगर अगर की जेली और KCl मिला करके रख दें। और अगर अगर पदार्थ क्या होता है, लगभग 3% अगर अगर और KCl का गर्म विलयन भरते हैं, जो ठंडा होकर के एक जेली का निर्माण कर लेता है। जेली का मतलब एक अर्ध ठोस है ना तो बहुत ज्यादा ठोस हो और ना तो बहुत ज्यादा नरम हो, तो वह आपका अर्ध ठोस, एक प्रकार से ठोस ही बोलते हैं, लेकिन जेली बन जाता है। और केवल और केवल ये आयन का विनिमय करता है, पदार्थ का विनिमय नहीं, केवल आयन। मान लीजिए यहाँ पर अधिक आयन हो गए या यहाँ पे अधिक आयन हो गए, तो ये आयन का एक दूसरे, एक साइड में धनात्मक आयन की अधिकता होती है, एक साइड में जो ऋणात्मक आयन की अधिकता होती है, तो ये आयन को क्या करता है, खत्म करता है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी इतना बनावट तो आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं बनावट के बारे में बात कर दूं बच्चों, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखना ही पड़ेगा कि इस सेल में हम दो अलग अलग पात्रों में दो विलयन, एक में जिंक सल्फेट और एक कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। जिंक सल्फेट के विलयन में हम जिंक का प्लेट डुबाते हैं और कॉपर सल्फेट के विलयन में हम कॉपर का एक प्लेट डुबाते हैं बच्चों। अब इन दोनों विलयनों को हम एक लवण सेतु के माध्यम से जोड़ देते हैं। लवण सेतु एक यू आकार की कांच की नली होती है, जिसमें अगर अगर और KCl के गर्म विलयन भरा जाता है, जो कि वो अर्ध ठोस के रूप में हो जाता है। ठीक है, साथ में बच्चों यहां पर क्या करते हैं कि ये जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं, मतलब एक प्रकार से प्लेट है, इसको हम बाह्य परिपथ के माध्यम से जोड़ते हैं, जिसमें कुंजी और गैल्वेनोमीटर साथ में जुड़ा रहता है। ठीक है, ताकि यहां पर भाई विद्युत धारा की माप की जा सके ना गैल्वेनोमीटर के माध्यम से। ठीक, तो यहां पर ये चीज हो गया। धारा की जो दिशा होती है बच्चों इधर होती है, धारा की दिशा इधर होती है, और इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर होती है, इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा। हम सब कुछ बताएंगे, बिल्कुल निश्चिंत होकर के, आप थोड़ा सुनिए। तो ये बनावट आप लोग यूं आसानी से लिख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये कार्य कैसे करता है बच्चों, देखिए हमने कहा कि भाई साहब यहां पर आपका दो प्लेट है। अभी मैंने एनोड और कैथोड का नाम नहीं लिया। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर आपका अपचयन होता है। अब आप कहोगे सर इसका नामकरण कैसे दिया आपने? नामकरण देने का कारण यह होता है कि जहां पर आपका ऑक्सीकरण होगा उसे हम एनोड कहते हैं, और जहां पर अपचयन होगा वहां पे हम उसको कैथोड कहते हैं। फिर समझिएगा बच्चों, जैसे हमने कहा कि यू आकार की कांच की नली लवण सेतु के माध्यम से विलयन को जोड़ देते हैं, और इसको हम परिपथ में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। फिलहाल जब इसकी कुंजी को दबाई जाती है तो देखिएगा क्या होगा, बढ़िया क्रम से आपको समझाऊंगा। देखिएगा, जैसे इस कुंजी को दबाते हैं तो यहां पे जो जिंक का रॉड है, तो इसमें आपका बच्चों होता है ऑक्सीकरण। ये करता क्या है, दो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है
और बना लेता है Zn2 पॉजिटिव। और ये जो इलेक्ट्रॉन त्यागा बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन अधिक हुआ, तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है जिंक प्लेट से यानी इस इलेक्ट्रोड से इधर आपके जो कॉपर है, जो कैथोड है, इधर चलने लगता है। अब कहोगे सर इसका एनोड नाम क्यों पड़ा? जहां पर ऑक्सीकरण होता है, जैसे मैंने कहा ये राड है, ये छड़ है या प्लेट है जिंक का, जैसे इसमें हम डुबाते हैं तो इसमें एक क्रिया होती है बच्चों, या जैसे ही कुंजी को दबाते हैं, परिपथ को पूर्ण करते हैं, तो इसमें एक क्रिया होती है इस अर्ध सेल में। वो क्रिया कौन सी है कि जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है और Zn2 पॉजिटिव बनाता है। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो वहां पर बच्चों ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। और यही ऑक्सीकरण प्रदर्शित करता है कि जिस इलेक्ट्रोड पर या जिस इलेक्ट्रोड या जिस प्लेट पर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, जहां इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा, उसे हम एनोड कहते हैं। और ये यहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, इसलिए यहां पर ये ऋणात्मक आवेश है। और जैसे ही मैं बात करता हूं कि ये जिंक का रॉड है या जिंक का प्लेट है, ये Zn2 पॉजिटिव आयन देता है, तो Zn2 पॉजिटिव आयन आकर के इस विलयन में समाहित हो जाता है आयन के रूप में। अणु परमाणु नहीं आते, केवल आयन आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन परिपथ में चलने लगता है और जिंक का 2 पॉजिटिव आयन इस विलयन में आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा बच्चों इधर। अब इस विलयन में क्या क्या चीज है, ये तो सबको पता है कि इस विलयन में कॉपर सल्फेट टूट करके कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित है। कॉपर सल्फेट CuSO4, आपको मैंने बताया कि ये Cu2 पॉजिटिव के रूप में हो जाता है और SO4 2 निगेटिव के रूप में। अब ये जो Cu2 पॉजिटिव है, ये यहां पे जाकर एकत्रित हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर एकत्रित हुआ तो इलेक्ट्रॉन का काम है कि ये यहां से जिंक वाले प्लेट से चला है, यहां से परिपथ से आते हुए इस कैथोड पर, अर्थात इस राड पर, कॉपर के राड पर आते हुए, तो यहां पर जिंक 2 पॉजिटिव बैठा रहता है। जिंक 2 पॉजिटिव बैठा रहता है, ये इलेक्ट्रॉन का तलाश करता है और 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है बच्चों। 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया और शुद्ध कॉपर बना लिया। इसलिए ये प्लेट कभी कभी थोड़ा सा मोटा भी हो जाता है, तो बीच बीच में इसको निकालकर साफ भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉपर बना लिया। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ। जहां पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता बच्चों, वहां पे होता है अपचयन। क्या होता है? अपचयन। अब किसी इलेक्ट्रोड पर यदि अपचयन की क्रिया होती है तो आपका कैथोड कहलाता है। क्योंकि आपको यह बताया गया कि यहां पे जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागा और Zn2 पॉजिटिव विलयन में चला गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई, इसलिए इस पे ऋण आवेश, इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पे ऋणात्मक है, इसलिए एनोड बोला गया, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है। और ये बच्चों ऋणात्मक है, इसलिए इस पे ऋण आवेश है। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया तो कॉपर का 2 पॉजिटिव यहां पर आता है, तो ये धनात्मक आवेश लिया बैठा रहता है, क्योंकि ये बोला ना हमने कि CuSO4 यहां पर है। जो CuSO4 है टूट करके Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव में होता है। तो जो आपका 2 पॉजिटिव है इस इलेक्ट्रोड के चारों ओर एकत्रित रहता है, तो ये धनात्मक की भांति कार्य करता है, इसलिए ये धनात्मक के रूप में प्रदर्शित होता है। इलेक्ट्रॉन यहां से आता है, परिपथ से आते हुए इस कैथोड पर आता है, मतलब ये कॉपर का जो प्लेट है इसके अंदर से आता है और ये Cu2 पॉजिटिव बैठा रहता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, शुद्ध कॉपर बना लिया। ठीक है, यहां का Cu, जैसे CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, ये टूट करके Cu पॉजिटिव SO4 2 निगेटिव बनाता है। तो यहां पर बच्चों जैसे जैसे Cu2 पॉजिटिव की संख्या में कमी आती जाएगी तो यहां पर ऋणात्मक चीज बढ़ता जाएगा, सल्फेट आयन बढ़ता जाएगा। अब सल्फेट आयन बढ़ेगा और जैसे यहां पर जिंक 2 पॉजिटिव आयन, इसकी अधिकता आएगी, तो यहां पर धनात्मक और यहां पर ऋणात्मक आयन की अधिकता होगी, तो फिर होगा क्या, ये कहां जाएंगे, तो ये हमारा लवण सेतु होता है। लवण सेतु आयन का विनिमय करता है। तो यहां से जो मान लीजिए आपका कॉपर सल्फेट जो है वो ऋणात्मक आयन है, तो यहां से फिर ये आयन का प्रवाह इधर करने लगता बच्चों, इधर ये आयन का प्रवाह करेगा और एक दूसरे जानते हैं कि धन आयन और ऋण आयन मिलेंगे तो एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। यही इसकी क्रियाविधि है, इसका मैकेनिज्म है।
लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर से हम बात करेंगे क्योंकि हम एक बार नहीं कई बार रिवीजन कराएंगे ताकि चीजें क्लियर रहे, आपको कोई परेशानी ना हो। पहली बात तो बच्चे इसको बनाते कैसे हैं कि दो अलग अलग पात्र में जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। जिंक सल्फेट के विलयन में अपन जिंक का रॉड लगाते हैं या जिंक का प्लेट, और कॉपर सल्फेट के विलयन में हम कॉपर का प्लेट लगाते हैं। इन दोनों विलयनों को हम यहां पर लवण सेतु की सहायता से जोड़ देते हैं। लवण सेतु कैसी होती है बच्चों, ये एक यू आकार की कांच की नली है जिसके अंदर हम अगर अगर की जेली या अगर अगर और केसीएल का गर्म विलयन भर देते हैं जो कि ठंडा होकर के जेली के रूप में, अर्ध ठोस के रूप में बन जाता है। ये क्या करता है, इनको मिलने नहीं देता, विलयनों को मिलने नहीं देता, केवल और केवल आयनों का प्रदान करता है, आयन को ले जाता है। अब होता क्या है बच्चों, जैसे ही इन दोनों इलेक्ट्रोडों को जोड़ा जाता है, यानी जिंक का जो रॉड है, कॉपर का रॉड है, या जो जिंक का प्लेट है या कॉपर का प्लेट है, जैसे विद्युत परिपथ में जोड़ते हैं तो इसमें क्रियाविधि स्टार्ट हो जाता है। क्रियाविधि कैसे होता है बच्चों कि ये जिंक जो है, समझिएगा, ये जो जिंक का रॉड है या जिंक का प्लेट है या जिंक का इलेक्ट्रोड है, इसमें तुरंत इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, यहां पर ऑक्सीकरण होता है, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागता है। जो जिंक का रॉड है यानी जिंक का जो इलेक्ट्रोड हमने लिया है, तुरंत ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है बच्चों, और Zn2 पॉजिटिव बनाता है। और जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो यहां पर हुआ ऑक्सीकरण। क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीकरण। तो यहां पर हो जाता है ऑक्सीकरण, और जहां पर ऑक्सीकरण होता है उसे हम एनोड कहते हैं। और जिंक जो है, इतना लंबा चौड़ा लिखना नहीं है, कितना लिखना उस पर भी हम बात करेंगे, ये आप परेशान मत होना, स्क्रीनशॉट लेने का समय दूंगा कि ये जिंक जो होता है जैसे परिपथ में जोड़ा जाता है तो जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है यहां से कैथोड की ओर चलने लगता है, क्योंकि जिंक जो है इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और जो जिंक का आयन है वो विलयन में चला जाता है। यहां पर सबसे फैक्ट की बात है, समझिएगा, जो पूरा वीडियो नहीं देखेगा उससे नहीं बनेगा, मैं गारंटेड कहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे जो जिंक है, जिंक क्या करता है कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो ये रॉड पे ही इलेक्ट्रॉन रह जाता है, और Zn2 पॉजिटिव आयन विलयन में जाता है, अणु परमाणु नहीं, तो आयन विलयन में चला गया और इलेक्ट्रॉन यहां पे रह गया। तो इलेक्ट्रॉन परिपथ से होकर के ये कॉपर वाले क्षण की ओर चलता है, कॉपर वाले प्लेट की ओर चलता है। अब बच्चों यहां पे आया तो ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन है ये बिल्कुल भूखा बैठा है, कॉपर सल्फेट का विलयन भूखा बैठा है। कुछ इस प्रकार से देखिएगा, CuSO4 है वो टूट करके Cu2 पॉजिटिव बना दिया और SO4 2 नेगेटिव बना दिया। तो ये जो Cu2 पॉजिटिव है ये भूखा बैठा है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और शुद्ध कॉपर में बदल जाता है, यहां पे हो जाती है अपचयन। और जहां पे अपचयन होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे बोलते हैं कैथोड, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसे बोलते हैं कैथोड। अब यहां पर माइंड सेट होता होगा कि सर इसको ऋणात्मक या इसको धनात्मक क्यों कहा गया, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। आप ही बताओ, जिंक का जो परमाणु है वो आयन यहां चला गया, इलेक्ट्रॉन यहां रह गया, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसलिए आपका एनोड। ये कैथोड, जब आपका एक ऋणात्मक है तो दूसरा कैथोड यदि वो धनात्मक ही होगा, सिंपल है, क्योंकि यहां पे Cu2 पॉजिटिव की अधिकता होती है, यहां पे चारों ओर आता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो ये धनात्मक के रूप में रहता है। क्योंकि ऋणात्मक यानी इलेक्ट्रॉन इधर से आया तो उधर से कोई ना कोई धनात्मक आयन होगा कि नहीं होगा, तभी तो समाप्त करेगा। अब विद्युत धारा की दिशा इधर क्यों है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत में हमेशा धारा बहती, ये भी चीज क्लियर रखना। विद्युत धारा की दिशा यदि इलेक्ट्रॉन इधर बह रहा तो विद्युत धारा की इधर दिशा होती है। अब आपका बच्चों बिल्कुल सिंपल इतना ही है, कुछ है ही नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं है, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, शॉर्टकट में भी लिखा जाता है और पूरा एक लंबा चौड़ा कहानी भी इसका लिखा जाता है। जब पूरा लिखते हैं बच्चों, जैसे हमने कहा एनोड पर क्या हुआ और कैथोड पर क्या हुआ, दोनों चीज एक ही माध्यम से हम लिख सकते हैं कि मान लीजिए एनोड है, एनोड पर आपका बच्चों क्या होता है, ऋण आयन है, ठीक है, और इधर मैं कह दिया कि आपका एक कैथोड है, कैथोड पर होता है धनात्मक आयन, तो यहां पर मैं कह दिया कैथोड है, क्या है, कैथोड, और इस पर है आपका धन चार्ज। दोनों विलयनों को कौन ने जोड़ा है, लवण सेतु। तो लवण सेतु के लिए हम ये बना दिए, ये लो भाई, ये लवण सेतु का चिन्ह हो गया, ठीक है। फिर समझिएगा, दोनों विलयन को कौन ने जोड़ा है, लवण सेतु, तो ये चीज हो गया बच्चों। अब होता क्या है कि आपका एक अर्धसेल, अर्धसेल का पहचान ये है, अर्धसेल, ये अर्धसेल मतलब एक इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। आपने पहले कहा कि Zn जो है ये सॉलिड स्टेट में किस विलयन में डूबा हुआ है, ZnSO4 में। अब ये एक्वस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म का मतलब ये हुआ आयन के रूप में है, किसमें आपने बताया था सर कि H2O में, ठीक है।
कितना मोलर सांद्रण बिलियन है इसका? 1 मोलर सांद्रण बिलियन पर। इसमें आप जब लिखोगे बच्चों यहां पे, तो यहां पर लिखोगे जो कॉपर का प्लेट है सॉलिड स्टेट में है और किस बिलियन में डूबा है? CuSO4 1 मोलर सांद्रण वाले बिलियन में। किस फॉर्म में है ये? एक्वस फॉर्म में है। तो इस तरीके से इसको लिखने का तरीका होता है, इस प्रकार से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। इधर हुआ है बच्चों आपका ऑक्सीकरण। क्या हुआ है? ऑक्सीकरण, यानी जिंक पर ऑक्सीकरण होता है और यहां पर होता है अपचयन। क्या होता है? अपचयन। ये चीज हो गया। या दूसरे रूप में हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देखिएगा इसी को हम लिखेंगे या करके। देखिएगा बच्चों एनोड था हमारा, एनोड एक साइड था, तो एनोड पे यानी ऋण पे या करके हम एनोड पे ऐसे नीचे ऋण लग सकते हैं भैया, ऋण। ठीक है, ऋण पे क्या हुआ? जो जिंक था वो आपका Zn2 पॉजिटिव में बना है। किस प्रकार के बिलियन में? 1 मोलर सांद्रण पर। बाकी आपका लवण सेतु है ही है। और जो यहां पर जब दूसरे स्टेप में हमने गया तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन था 1 मोलर सांद्रण बिलियन पे ही। ये हुआ क्या इसमें कि शुद्ध कॉपर में बदल गया इलेक्ट्रॉन लेकर के, ये आपका कैथोड हो गया। तो ये आपके लिखने का तरीका है कि इस प्रकार से हम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा आपका विद्युत रासायनिक सेल कंप्लीट हो गया। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है लवण सेतु का कार्य लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। यहां तक इसको स्क्रीनशॉट ले लो भैया कि आप दोनों बिलियनों के एक लवण सेतु के साथ जोड़ते हैं। यू आकार के कांच का नली होता है जिसमें अगर अगर से बना अर्ध ठोस जलीय विलयन भर रहता है। यह लवण सेतु परिपथ को पूर्ण करता है जिसमें अभिक्रियाएं संपन्न होती है किंतु उन्हें आपस में मिलने से रोकता है। इस प्रकार बने सेल को 2 अर्ध सेलों से मिलाकर बना हुआ माना जाता है। इसमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया जो मैंने अभी आपको समझाया वही चीज यहां पे लिख दिया हूं बच्चों, अलग से कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर लवण सेतु का कार्य पूछा जाता है। यह केवल परिपथ को पूर्ण करता है और उदासीनता को बनाए रखता है। उदासीनता का मतलब आयन की ज्यादा अधिकता ना हो। यह दोनों विलयनों को परोक्ष रूप से जोड़ता है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ता है, परोक्ष नहीं, थोड़ा सा दूसरे सिस्टम से डायरेक्ट जैसे हम आपसे मिल जाए तो विलयन को नहीं बल्कि आयन के रूप में जोड़ता है। तो ये इसके कार्य है। स्क्रीनशॉट ले लेना लवण सेतु के कार्य। थोड़ा लंबा चौड़ा तो हो ही गया भाई साहब, लेकिन क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है तो थोड़ा समझाना पड़ा। फिर भी एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हम ज्यादा लंबा चौड़ा लिखा है नहीं है हिंदी, नहीं तो बोलो कि जैसे ही हम यहाँ पे परिपथ को दबाते हैं तो एनोड पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है ना। ये इलेक्ट्रॉन कैथोड की ओर चलता है। यहाँ पे जो 2 पॉजिटिव आयन होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके शुद्ध कॉपर में बदलता है। अब ये चीज हमेशा याद रखना कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो जिंक था वो इलेक्ट्रॉन त्यागा तो Zn2 पॉजिटिव आयन यहाँ आ जाता है और Zn2 पॉजिटिव आयन आए मतलब यहाँ पर धनात्मक आयन की संख्या बढ़ती जाती है। और जैसे ये CuSO4 यहाँ पे टूटा है तो Cu2 पॉजिटिव जो था वो तो शुद्ध कॉपर में बदलते जाता है, लेकिन SO4 2 नेगेटिव इसकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, संख्या बढ़ती जाती है भाई। जैसे हमने कहा कि SO4 2 नेगेटिव इसकी संख्या यहाँ पे ज्यादा हो रही है, मतलब यहाँ पर ऋणात्मक आयन ज्यादा हो रहा है और यहाँ पर जो है Zn2 पॉजिटिव आयन ज्यादा हो रहा है। क्योंकि जिंक सल्फेट तो मान लीजिए टूटेगा तो Zn2 पॉजिटिव आयन के रूप में ही रहते हैं, तो यहाँ पर अधिकता हो जाती है। तो फिर इनकी आयन को समाप्ति कौन करता है? तो यहाँ से ये आयन लवण सेतु के माध्यम से चलते हैं और एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। ठीक बच्चों, तो उम्मीद करता हूं यार भले ही थोड़ा सा समय लगा लेकिन आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। और बच्चों यदि चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोशिश यही किया हूं कि एक एक पॉइंट समझा सकूं। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो बताइएगा जरूर। बाकी आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत करता हूं और ऐसे करता ही रहूंगा। नोट्स लेने के लिए कांटेक्ट नंबर आपको दे ही दिया हूं स्टार्टिंग में, आप नोट्स जरूर ले लें और तैयारी करते रहें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।